हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है ये, और इसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। देखिए, जैसे आप सभी को पता है चैप्टर को मैं नोट्स के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में जितना भी कंटेंट है पॉइंट्स में है, हाईलाइटेड है, और आपको इजीली हाईलाइटेड वर्ड से समझ में आ जाएगा कि ये सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, और एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लाइन से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और साथ ही जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मैं आपको बताती भी चलूँगी कि हाँ ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल है। इन केस अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो देखिए, इस चैप्टर में आप जानोगे कि ऐसे कौन से मेन डोमेन्स हैं अर्थ के। ठीक है, अब देखिए अर्थ जो है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अब जब हमें स्टडी करनी है अर्थ के बारे में तो हम इन पार्ट्स को डिवाइड करते हैं जिससे कि हम इजली इनके बारे में समझ सकें। तो इसी तरीके से अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं वो 3 तरीके के हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हेडिंग ही आती है 3 मेन डोमेन्स, यानी अर्थ को अगर पूरा का पूरा डिवाइड किया जाए तो उसके मेन जो डोमेन्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, आपको लर्न करने हैं, वो हैं आपके 3 मेन डोमेन्स आते हैं इसमें, जहाँ पे पूरी की पूरी अर्थ पे जो भी ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, यानी जिस तरीके से जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, वो इन 3 मेन डोमेन्स में रह के सर्वाइव करते हैं। तो ये कौन से 3 डोमेन्स हैं, तो देखिए हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख सकते हैं, ये है लैंड, वाटर, एयर। अच्छा देखिए कि लैंड को क्या किस नाम से बोला जाता है, तो लैंड को लिथोस्फेयर बोलते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, और एयर को एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग करके या फिर 1 मार्क क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता है कि लिथोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है। तो याद रखिएगा, लिथोस्फेयर लैंड को बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर वाटर को बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर हवा वाली एटमॉस्फेयर मतलब हवा। इसके बाद आते हैं मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। तो एक एक करके मीनिंग भी जान लेते हैं। देखिए, वो लैंड मास जो कि प्रोवाइड करता है लिविंग स्पेस ह्यूमंस को रहने के लिए, एनिमल्स को, प्लांट्स को रहने के लिए जो जगह प्रदान करता है, और ये एक सॉलिड डोमेन है यानी ठोस डोमेन है अर्थ का, तो इसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। मीनिंग देख लेते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर देखिए ओशंस हैं, सीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, ये सारे लिक्विड डोमेन शो करते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ के रूप में ये मौजूद हैं और इन्हें हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। इसके अलावा देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, आपके अर्थ के चारों तरफ आपको हवा एक तरह से आप महसूस करते हैं कि हाँ चारों तरफ हवा होती है। तो एक हवा जो है एक एनवलप की तरह पूरे अर्थ को कवर करके रखती है, और हवा देखिए एक गैसेस डोमेन है, और इसी को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। मीनिंग क्या है बायोस्फीयर, देखिए एक नैरो जोन जो कि लैंड, वाटर और एयर के बीच में पाया जाता है, जहाँ पे सारी लाइफ जो है, हर तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे लिथोस्फीयर हो गया है, बट याद रखिएगा यहाँ पे बायोस्फीयर है। ठीक है, तो एक ऐसा नैरो जोन जो कि लैंड, वाटर और एयर के बीच में पाया जाता है, उस नैरो जोन को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं फीचर्स क्या है लिथोस्फीयर के। तो देखिए लिथो जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रॉक, ठीक है, पत्थर, और स्फेयर का मतलब ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रेंज। तो जिस रेंज तक पत्थर पाए जाते हैं उसको आप कह सकते हो लिथोस्फीयर यानी लैंड। अच्छा, लैंड अगर कवर्स देखें कितना अर्थ पे लैंड है तो वो 29% है, और वाटर जो है वो 71% है। सॉलिड जो आउटर लेयर है अर्थ की, उसमें वेरियस रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से बोलते हैं। इसके साथ ही जो लार्ज लैंड मास होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो कि लैंड मास होता है, सॉलिड एरिया होता है, उसे हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब जो है कॉन्टिनेंट की बात हुई है तो देखिए अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें से पहला जो है वो एशिया है। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, एरिया के वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो अगर आपसे एरिया वाइज पूछा जाए या पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि एशिया ही ऐसा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बड़ा है। मेजर पार्ट आप देखोगे एशिया का तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाया जाता है। एशिया अगर आप देखो तो ईस्ट साइड से पैसिफिक ओशन से घिरा है, आर्टिक ओशन से नॉर्थ साइड से घिरा हुआ है, और इंडियन ओशन से साउथ साइड से घिरा हुआ है। इसके साथ ही यूराल माउंटेन जो है वो वेस्ट साइड में इसको
मतलब वेस्ट साइड में पाया जाता है। स्यूज कैनल जो है वो सेपरेट करती है एशिया को अफ्रीका से। एशिया देखिए एक हाई लैंड ऑफ है जहाँ पे हाई माउंटेन, वास्ट प्लेटूज, प्लेन एंड फर्टाइल रिवर वैलीज पाई जाती हैं। हिमालयस जो है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, और साथ ही देखिए तिब्बत जो है वो हाईएस्ट प्लेटू है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है यहाँ का, और डेड सी जो है वो लोवेस्ट पार्ट है। यानी आपको मिलेगा कि एक हाईएस्ट पीक हो गया, एक ऊंचा एरिया हो गया, और डेड सी जो है वो लोवेस्ट पार्ट है इस अर्थ का, जो कि इस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एशिया को इसी वजह से कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि एकदम अपोजिट आप देख सकते हो कि एक जगह जहाँ पे हाईएस्ट पीक पाया जा रहा है वहीं पे एक लोवेस्ट पार्ट जो डेड सी है वो भी पाया जा रहा है। तो आप एक देख सकते हो कि एकदम जो लास्ट चरम सीमा जहाँ पे ख़त्म होती है किसी भी चीज़ की, हाईएस्ट पीक की या फिर लोवेस्ट पीक पार्ट की, तो वो दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी वजह से इसे कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अफ्रीका पे। तो देखिए अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका जो है वो सराउंडेड है मेडिटेरियन सी से नॉर्थ साइड में, रेड सी से नॉर्थ ईस्ट में, और इंडियन ओशन से ईस्ट साइड, और अटलांटिक ओशन से वेस्ट साइड से। यूरोपियंस जो थे उन्होंने अफ्रीका को एक डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से नाम भी दिया है। डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने घने जंगल हैं कि यहाँ पे, और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत ही टेक्नोलॉजीज नहीं है, जिस वजह से ये बहुत ही बैकवर्ड भी है। कॉन्टिनेंट जो है ये ह्यूज प्लेटू सरफेस है। यहाँ पे बुशमैन कम्युनिटी जो रहती है वो कालाहारी डेजर्ट में पाई जाती है। कुछ फिजिकल फीचर्स है, जैसे यहाँ पे बहुत डेजर्ट एरिया आपको मिल जाएगा। ग्रेट रिफ्ट वैली भी यहाँ पाई जाती है। वॉल्केनिक ऑरिजिन जैसे माउंट कैनिया, माउंट किलिमंजारो, वो भी यहाँ पे है। नाइल जो है वो यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, और यहाँ के मेन डेजर्ट जो है वो सहारा, कालाहारी और नामीबिया है। तो देखिए अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। देखिए नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके बाद देखिए कनाडा और जो यूएसए हैं टुगेदर, इस अगर जब मिल जाते हैं तो इसको हम एंग्लो अमेरिका बोलते हैं। कैरेबियन आइलैंड जो कि ऑफ अगर देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो इस एरिया को हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। ग्रीनलैंड इज़ कंट्रोल बाय डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड का अगर एरिया देखें तो उसको कंट्रोल पूरे तरह से कंट्रोल जो है वो डेनमार्क के द्वारा है। ग्रेट कैनियन जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। साथ ही जो कोस्टल रेंजेस हैं वो यहाँ पे पार्ट है रिंग ऑफ फायर, यानी जो वॉल्केनो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन के, तो ये कोस्टल रेंजेस उसका पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं साउथ अमेरिका। तो देखिए साउथ अमेरिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये घिरा हुआ है कैरेबियन सी से नॉर्थ साइड से, अटलांटिक ओशन से ईस्ट साइड से, और वेस्ट साइड से पैसिफिक ओशन ने इसको घेरा हुआ है। नॉर्थ में आप देखो तो इस्थिमस ऑफ पनामा जो है वो ज्वाइन करती है नॉर्थ अमेरिका को। इसके बाद जो माउंट एकोनगा है, ये हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन्स का। 3 रिवर सिस्टम जिनका नाम है ओरिनोको, अमेजोन और ला प्लेटा, वो इस रीजन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं अंटार्कटिका पे। तो देखिए अंटार्कटिका जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये सेंट्रली रफली अराउंड साउथ पोल पे पाया जाता है। थिक आइस कवर है, इस यहाँ पे आइस बहुत पाई जाती है, इस वजह से इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। अंटार्कटिका जो है वो सराउंडेड है पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन से। इस वाटर बॉडी को हम सदर्न ओशन भी कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1820 में। अंटार्कटिक ट्रीटी हुई थी जो कि साइन हुई थी 1959 में, और उसके अकॉर्डिंग, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इस कॉन्टिनेंट का यूज़ जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फर्स्ट इंडियन टीम जो वहाँ पहुँची थी वो 9 जन 1982 में यहाँ पहुँची थी, और दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी स्टेशन यहाँ सेटअप किया गया था इंडिया के द्वारा। सेकेंड मैत्री स्टार्ट किया गया था। इसी वजह से इस जो कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं यूरोप पे। तो देखिए यूरोप जो है वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यूरोप और एशिया जो है दोनों को मिला के यूरेशिया बोला जाता है। इस रीजन में आपको एक्टिव वॉल्केनोज जैसे वेसुवियस और एटना मिलेंगे। माउंट ब्लैंक यहाँ का हाईएस्ट पीक है एल्प्स का, वाइल जो माउंट एल्ब्रस है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है यूरोप का। इसके अलावा देखिए मेन रिवर्स कौन सी पाई जाती है, तो राइन, वोल्गा, डॉन, रोने, ये मेन रिवर्स हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और साथ ही 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। अलॉन्ग विथ न्यूजीलैंड देखें तो अदर नियर बाई आइलैंड इट इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसको ये सेपरेट देखा जाए इंडोनेशिया से अलग होता है अरेफुरा सी से और टॉरिस स्ट्रेट से फ्रॉम न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से ये अलग होता है टैस्मन सी से, और अंटार्कटिका से बाई दी इंडियन ओशन।
एबल टेस्मैन एक डचमैन था जो कि जिसने एक्सप्लोर किया था, यानी एक तरह से खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की 1642 में। ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंट हुआ 1 जनवरी 1901 को। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। इसके अलावा जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक यूनिक फीचर है जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ है, कोरल आइलैंड कह सकते हो आप एक तरह से। ये कोरल्स के द्वारा बिल्ड हुआ है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए जो प्रेजेंस वाटर की जहाँ पे प्रेजेंस होती है एक यूनिक फीचर है हमारे प्लानट का। और अर्थ पे देखा जाए अर्थ का सरफेस तो वो बहुत सा आपको 71% जो है वो पानी मिल जाएगा। और इसी वजह से अर्थ को वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो अर्थ है इसमें जो वाटर है तो जाहिर सी बात है कि वाटर का जो डोमेन है वो हाइड्रोस्फीयर हम उसको बोलते हैं। 97% जो वाटर है वो आपको ओशंस में मिलेगा। इसके अलावा ओशंस और सीज जो है वो इंटरकनेक्टेड ही होते हैं और आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल पे वाटर यहाँ पे मिलता है, जिसे हम मेन सी लेवल के नाम से जानते हैं। पैसिफिक ओशन जो है उसका सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है, सबसे गहराई वाला पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं ओशंस पे। तो देखिए लार्जर वाटर बॉडीज़ जो हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स को घेरी हुई हैं उन्हें हम ओशंस बोलते हैं। पहला ओशन जो है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो एक लार्जर एरिया जो कंबाइंड एरिया जो हमारे ऑल द कॉन्टिनेंट्स को उनको घेरा हुआ है और ये लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है। 3/4 वर्ल्ड्स के एक्टिव वॉल्केनोस यहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेशली जो लैंड्स बॉर्डरिंग में है वहाँ पे। 1520 में एक यूरोपियन सेलर था फेर्डिनेंड मैगलेन, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल इस ओशन को सेल किया था। इसके बाद ये कॉल्ड इट पैसिफिक मीनिंग पीसफुल। तो इसी सेलर ने एक पूरा का पूरा ये पैसिफिक ओशन को क्रॉस किया था और उसने फिर इसी पैसिफिक ओशन का नाम पैसिफिक दिया था, क्योंकि पैसिफिक का मीनिंग होता है पीसफुल। नेक्स्ट आते हैं एटलांटिक ओशन पे। तो देखिए एटलांटिक ओशन को इसका एक लेजेंडरी आइलैंड था एटलांटिस, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा और ये रफली हाफ साइज़ ले लीजिए, पैसिफिक ओशन का हाफ साइज़ है। इंडियन ओशन देखिए, इंडियन ओशन का भी नाम जो है वर्ल्ड में इंडिया के नाम से ही पड़ा और इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रेड जो एंशियंट टाइम पे होता था वो इसी ओशन से होता था। कंप्लीटली ये बाउंडेड है नॉर्थ बाई एशिया और दस रेफर टू हैज़ हाफ एन ओशन। आर्टिक ओशन देखिए, आर्टिक ओशन इज़ मोर और लेस सराउंडेड बाई लैंड। साथ ही सेंटर्ड अराउंड द नॉर्थ पोल में ये पाया जाता है लाइज आर्टिक सर्कल। आर्टिक ओशन जो है वो सराउंडेड है नॉर्थ पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। साथ ही यहाँ पे जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जो आइसबर्ग्स हैं वो यहाँ पे कॉमनली मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ओशंस की। देखिए ओशंस एक स्टोर हाउस है जहाँ पे वेरियस मिनरल्स और केमिकल्स मिलते हैं। साथ ही यहाँ से फिश और मैराइन लाइफ मिलती है आपको। हाई वे आपको प्रोवाइड होता है ट्रैवल और ट्रेड के लिए। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो भी सप्लाई होता है ओशंस के द्वारा। ओशन एक मेन सोर्स है, मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है वो ओशन की वजह से रहता है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो एयर हमारे चारों तरफ अर्थ के सराउंडेड है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई द पुल ऑफ ग्रेविटी। और जो एटमॉस्फेयर है एक तरह से प्रेजेंट जो है अर्थ में वो ग्रेविटी के पुल की वजह से है। एटमॉस्फेयर एक एसेंशियल कह सकते हो, बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए अर्थ पे। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो शायद जो अर्थ है वो एकदम बंजर हो जाए। एटमॉस्फेयर जो है वो लाइफ गिविंग ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं एटमॉस्फेयर का। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो इसमें जो लेयर्स हैं वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस हैं। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। इसके साथ ही और भी अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती हैं। एयर एक मिक्सचर है गैसेस का, वाटर वेपर का, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स का। यहाँ पे जो मैं बोल रही थी आपको स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो और गैसेस पाई जाती हैं वो है आर्गन, नियॉन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन। आपको जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है, ये याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रक्चर हैं ये भी लेयर्स में हैं, जिस तरह से अर्थ की लेयर्स हैं उसी तरह से एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स। और यहाँ से भी आप जो हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं कि कौन सी लोवेस्ट लेयर है, कौन सी हाईएस्ट लेयर है। इसके साथ ही वहाँ पे कौन सी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की और क्लोजर सरफेस है अर्थ से।
ट्रोपोस्फीयर में 90% आपको टोटल एयर जो एटमॉस्फेयर की है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही ट्रोपोस्फीयर में जो नेचुरल वेदर फेनोमेना है, जैसे क्लाउड्स है, लाइटनिंग है, अदर वेदर एक्टिविटीज़ है, वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर देखिए अबाउट 50 किलोमीटर जो है वो सरफेस के वहाँ पाया जाता है। और ये लोअर सरफेस पे अगर आप देखो तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट है मेसोफियर। मेसोफियर हाईएस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, इन विच यहाँ पे गैसेस मिक्स मिलेंगी आपको। और मेसोस्फीयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम मेटेओर्स और एस्ट्रॉइड जो है, तो इसी लेयर में ये बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ तक पहुँच नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। और मेसोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर लेयर है, जो कि फोर्थ लेयर है अर्थ की। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है विद सोलर एक्टिविटी के द्वारा। और यहाँ पे जो इंटीरियर सब लेयर है, जिसे आइनोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे रेडियो वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्टेड होती हैं। बाउंड्री जो है बिटवीन थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच की जो बाउंड्री है उसको थर्मोपॉज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है यहाँ पे गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसेस पाई जाती हैं। यहाँ पे लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस आपको मिल जाएगी इनके बीच में। यहाँ पे नो एयर टू ब्रीथ, इट इज़ वेरी, बहुत ठंडा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर की, ये जान लेते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर, पहली बात कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं वो ये हम तक इंसानों तक, आप कह सकते हो अर्थ तक पहुँच नहीं देती, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है, जो कि इसको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। यहाँ पे आप देखो तो ये प्रिवेंट करता है टेम्परेचर ड्यूरिंग डे और नाइट में, किस तरह से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा ठंड गर्मी नहीं पड़ती, तो उससे भी सर्वाइवल ईजिली हो जाती है। ये एटमॉस्फेयर एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, जो अर्थ सरफेस को वार्म रखता है रात के टाइम पे। और जो मूवमेंट है एयर की कंडेंसेशन के प्रोसेस के द्वारा मॉइस्चर और प्रेसिपिटेशन भी प्रोवाइड करता है। साउंड वेव्स जो हैं वो भी ट्रांसमिटेड होती हैं प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से ही। चेंज जो वेदर होता है वो भी सबका सब जो भी नेचुरल आप देखते हो कि मौसम बदलाव होता है वो भी एटमॉस्फेयर की ही वजह से होता है। नेक्स्ट आते हैं बायोस्फीयर पे। देखिए बायोस्फीयर हमें अच्छे से पता है कि अर्थ के लिए फेवरेबल कंडीशंस, हमारे सर्वाइवल के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लाइफ जो है अर्थ पे वो ऑरिजिनेट होती है एक नैरो जोन पे, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर मीट करता है। तो वो नैरो जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है या एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, और जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उस लेयर को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है बायोस्फीयर, ये ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है लाइफ, और लैटिन में जो वर्ड है स्फीयर, इसका मीनिंग होता है रेंज। तो जहाँ पे आपको लाइफ की रेंज मिल जाए, जहाँ पे लाइफ सस्टेन है, जहाँ पे लाइफ मौजूद है, तो उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स जो हैं, ये सभी लार्ज वैरायटी ऑफ फूड और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनका भी मेन एम यही होता है कि मीटिंग दियर इंक्रीजिंग नीड्स। साथ ही टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए ह्यूमन बींग्स कई बार नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब भी करते हैं, और जिसकी वजह से आप कह सकते हो बायोस्फीयर के एलिमेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें इसको चेक करना है, साथ ही जो भी इंक्रीजिंग पोल्यूशन है या फिर जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर को एक तरह से दूषित कर रही है या पोल्यूट कर रही है, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी के लिए ये एसेंशियल है, हमारी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है कि हम इन चीज़ों को मेंटेन करके रखें। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।